नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी सर्वनाम की क्लास चल रही थी, बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही थी। उसका एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज उसके आगे वाला जो भाग है वो पढ़ते हैं। पहले वाली क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद किस प्रकार से किए जाते हैं और उसका जो पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद थे, वो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे और वो क्लास बहुत अच्छी हुई थी। आज की क्लास जो है उसके आगे शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपटीशन के प्रश्न बनेंगे जो आपको कंपटीशन में बहुत सारी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ, निकट व्यक्ति के बारे में या पदार्थ के बारे में या दूर कोई वस्तु है या व्यक्ति है उसके बारे में, व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं, निश्चित तौर से हमें बताते हैं कि वह यह वो चीज़ है, तो वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग होते हैं। निकट की वस्तु के लिए भी प्रयोग होता है और दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो 2 प्रकार के इसके प्रयोग होते हैं। एक है निकट की वस्तुओं के लिए प्रयोग। इसके लिए कौन सा सर्वनाम आता है? यह है, वे, यह है और ये जो है वो निकट की वस्तुओं के लिए काम में आते हैं। दूसरा है दूर की वस्तुओं के लिए, वह, वे, वो। ये सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, मूल रूप से कौन से सर्वनाम आते हैं? यह, वह, ये 2 मूल सर्वनाम इसके अंतर्गत आते हैं, बाकी इनके यौगिक रूप आते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। इस पेन की ओर क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है, निश्चित बताया जा रहा है कि ये मेरा पेन है। तो यह जो शब्द आया है यहाँ पर, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह जा रहा है, वह जा रहा है दूर की वस्तु के लिए, दूर व्यक्ति जो है वो जा रहा है तो उसके लिए वह जा रहा है। वह पुस्तक पढ़ता है, दूर कोई व्यक्ति बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है तो उसके बारे में कहा जा रहा है वह पुस्तक पढ़ता है। तो नज़दीक की वस्तु के लिए तो यह और ये सर्वनाम काम में लिए जाते हैं और दूर की जो वस्तु के लिए है वह, वे और वो काम में लिए जाते हैं। इनमें से मूल सर्वनाम अगर पूछा जाए तो यह और वह होता है। अब इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है वो अब यहाँ आगे से पूछा जाएगा। कंफ्यूज वाला जो है यहाँ तक तो सभी बच्चों को लगभग आता है, लेकिन जहाँ गलती होती है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पर कंपटीशन में गलती होती है, जहाँ पर आपका प्रश्न गलत होता है, वो चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना। 3 नियम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो अगर 3 नियम आपके अच्छी तरह समझ में आ गए तो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो देखिए, ये है, वह, ये, वे, वो, ये क्या 5 सर्वनाम हो गए। इनके 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग 3 प्रकार से होते हैं। पहला नियम देखिए, इन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति अर्थात प्राणी के नाम के स्थान पर किया जाए तो ये क्या बन जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। यानी ये, वह, ये, वे, वो, इनका प्रयोग अगर प्राणी की जगह किया जाता है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और इन सर्वनामों का प्रयोग किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए हो रहा हो, संकेत किया जा रहा है, परंतु अब ध्यान रखना, परंतु संकेतित जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है वह पदार्थ इनके तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ हो।
ध्यान रखना, ये सर्वनाम जो है जिसकी ओर संकेत कर रहे हैं वह संकेतिक जो पदार्थ है, वस्तु है, वह इनके तुरंत बाद लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी नहीं लिखा हुआ है तो ये क्या माने जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये लिखे हुए हैं, ये किसी की ओर संकेत कर रहे हैं, वो संकेतित पदार्थ जो है ये इनके तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इनके उदाहरण अभी नीचे देखेंगे। तीसरा नियम देखिए, इन सर्वनामों का प्रयोग किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए हो रहा हो तथा वह संकेतित पदार्थ इनके तुरंत बाद आ रहा हो। ऊपर वाले 2 नंबर में तो क्या था कि संकेत किया जा रहा है, वह संकेतित पदार्थ जो है इनके तुरंत बाद नहीं आ रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और तीसरा नियम ये कह रहा है कि जो संकेतिक पदार्थ है वह इनके तुरंत बाद आ रहा है तो उसमें सर्वनाम नहीं होगा, वह क्या माना जाएगा? सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। यहाँ से आपकी गलती होती है। बहुत बार कंपटीशन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। वह पुस्तक पढ़ रही है। वह शब्द जो है किसी लड़की स्त्री के लिए आया है तो ये किस में आ गया? प्राणी वाले में आ गया। इसका मतलब पुरुषवाचक हो गया। तो ये वह जो शब्द है वह किस में आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वह पुस्तक पढ़ रही है तो प्राणी के लिए आया है तो ये पुरुषवाचक हो गया। दूसरा देखिए, वह मेरा घर है। वह किसी प्राणी के लिए नहीं आ रहा। इस वाक्य में किसकी ओर संकेत कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? घर के बारे में बता रहा है। तो यह नियम नंबर 2 के अंतर्गत आ रहा है कि संकेत तो किया जा रहा है किसी पदार्थ की ओर, घर की ओर संकेत तो किया जा रहा है, लेकिन ये घर जो है, ये पदार्थ जो है, ये वस्तु जो है, यह उस सर्वनाम के तुरंत बाद न लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं, उसके बाद लिखा हुआ है। इसके बीच में क्या आ गया? मेरा आ गया। तो इसके तुरंत बाद नहीं लिखा हुआ है तो ये किस में आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। बात ध्यान रखना, यहाँ से गलती होगी आपकी, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। यह घर मेरा है। यह घर संकेत किया जा रहा है और संकेतिक जो पदार्थ है वह सर्वनाम के तुरंत बाद आ रहा है तो ये सर्वनाम तो है ही नहीं। फिर क्या हुआ? ये होगा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर है। वह मेरा घर है, इसमें निश्चयवाचक है, और यह घर मेरा है, इसमें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। एक उदाहरण और देखते हैं। वह लड़की बहुत शैतान है। वह संकेत किया जा रहा है, किसी की जगह नहीं आ रहा है, तो वह लड़की सर्वनाम के तुरंत बाद, इस शब्द के तुरंत बाद सांकेतिक वस्तु पदार्थ आ रहा है तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो ये नियम अच्छी तरह से याद कर लो कि अगर ये सर्वनाम किसी प्राणी की जगह आ रहा है तो अन्य पुरुष में आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष में आ जाएगा। और अगर ये संकेतिक किसी की ओर संकेत कर रहे हैं और वह संकेतिक वस्तु जो है इनके तुरंत बाद नहीं आ रही है, बाद में आ रही है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और इन सर्वनामों के बाद में जिसकी ओर ये संकेत कर रहे हैं वह वस्तु इनके तुरंत बाद आती है तो वह सर्वनाम न होकर विशेषण माना जाता है। विशेषण में भी कौन सा?
सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। तो बात क्लियर हो गई। इन तीनों नियमों को अच्छी तरह से समझ लेना, याद कर लेना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सर्वनाम का तीसरा भेद देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें निश्चित वस्तु की ओर, प्राणी की ओर, व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा था या उसकी जगह आ रहा था। इसमें देखिए, वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए, उसमें तो करवा रहा था निश्चय में, तो इसमें नहीं करवाए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चय से क्या हो गया? उल्टा हो गया। इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ, दो ये मूल सर्वनाम है, ये आते हैं। अब इनसे और कोई यौगिक सर्वनाम बनता है तो वो भी इसी में आता है। अब देखिए, कोई का प्रयोग जो है वह प्राणीवाचक या ये कह दो आप सजीव के लिए होता है। तो कोई सर्वनाम जो है वो हमेशा किसकी जगह आता है? सजीव की जगह आता है। और कुछ जो है इसका प्रयोग या तो कोई वस्तु के लिए होता है या जो निर्जीव होता है उसके लिए कुछ का प्रयोग होता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखना, कोई का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है। उदाहरण देखिए, कोई उसे बुला रहा है। आप देखिए, एक तो ये संज्ञा की जगह आया है क्या? कोई बुला रहा है, तो कोई का मतलब यहाँ पर कोई पुरुष है, एक स्त्री है। अब उस स्त्री या पुरुष की जगह क्या आया है? कोई शब्द आया है, कोई सर्वनाम आया है। तो उसे बुला रहा है, तो कोई अब निश्चित नहीं है कि वह व्यक्ति ही बुला रहा है। कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है, इसलिए कौन सा सर्वनाम हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, घी में कुछ मिला हुआ है या कुछ गिरा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ जो है, कुछ का निश्चित नहीं है कि वह वही वस्तु है। तो यहाँ पर कोई निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बताया गया है कि तिनका गिरा हुआ है या कोई पत्थर गिरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो है ये अनिश्चय की स्थिति बता रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा उदाहरण देखिए, आपके घर कोई आया है। अब कौन आया है? स्त्री आई है, एक पुरुष आया है, कोई जानवर आया है, कि कोई बच्चा आया है, कि कोई निश्चित नहीं है। तो अनिश्चय की स्थिति है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा देखिए, कुछ काम करो। अब ये कुछ जो है अनिश्चय की स्थिति में है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। बहुत ही सरल है, बस इसमें ये ध्यान रखना, कोई किसके लिए आता है? सजीव के लिए, और कुछ निर्जीव के लिए आता है। बस इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है। सर्वनाम में का प्रयोग जो है वो प्रश्न करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत कौन और क्या, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इन दो सर्वनामों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। तो छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। कौन और क्या, इसका प्रयोग कौन से सर्वनाम के अंतर्गत पूछा जाता है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से मूल सर्वनामों का प्रयोग होता है? तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब देखिए, कौन का प्रयोग जो है वो सजीव के लिए होता है। कौन जो है वो सजीव की जगह आता है, और क्या जो है वह निर्जीव की जगह आता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है और क्या निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है। अब इसमें
आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिया हुआ आएगा। कौन जो है, अब यहाँ पर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कौन जो है, ये जो शब्द यहाँ पर आया है ये सर्वनाम है, और सर्वनाम भी कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है, तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, उसने क्या खाया। अब इसमें तो कौन जो है वो सजीव के लिए आया है, कोई वस्तु पड़ी है तो वो वस्तु थोड़ी उसके लिए थोड़ी आएगा, ये कौन, ये सजीव के लिए आता है। अब उसने क्या खाया, क्या जो है वो निर्जीव के लिए आया है, फल है, भोजन है, तो वो क्या है, वो निर्जीव में आता है। तो ये इसमें क्या जो आया है वो निर्जीव के लिए आया है, और इसमें भी क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो क्या और कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये सरल है, ज़्यादा कठिन है नहीं, इनमें से ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम का पांचवा भेद देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या करता है, एक शब्द का या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, यानी एक वाक्य का या एक शब्द का दूसरे वाक्य या दूसरे शब्द से संबंध बताया जाता है, जाना जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत जो, सो, ये दो मूल सर्वनाम है, जिसकी ये तो इसके यौगिक रूप है, लेकिन मूल रूप से जो और सो है ये सर्वनाम आते हैं। अब वर्तमान में सो की जगह वह का प्रयोग भी प्रचलन में आ गया है। उदाहरण देखते हैं, जो पढ़ेगा। अब इतना वाक्य है, इससे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो और सो जो है इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। जो पढ़ेगा सो पास होगा। दूसरा वाक्य देखिए, जो पढ़ेगा वह पास होगा। तो सो की जगह वह का प्रयोग भी प्रचलन में आ गया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये यौगिक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का अंतिम और छठवां भेद देखिए, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, यानी बोलने वाला जो है वह स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। निज यानी स्वयं। इसके अंतर्गत मूल जो सर्वनाम है वो कौन सा है, आप है। अब आप का प्रयोग दो तीन जगह होता है, वो कहाँ कैसे होता है ये अभी इन उदाहरणों के बाद में बताएंगे। स्वयं, खुद, स्वतः, ये इनके यौगिक सर्वनाम है, इनका प्रयोग भी इसमें होता है। वाक्य देखिए, मैं आप पढ़ लूँगा। आप जो है वो कर्ता जो है मैं, ये स्वयं के लिए काम में ले रहा है। मैं के लिए आप शब्द आया है। तो आप जो सर्वनाम है वह अगर कर्ता के स्वयं के लिए आता है तो क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा देखिए, आप अपने घर जा रहे हैं, जा रहे हो। यहाँ आप जो है वो कर्ता है, कर्ता स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है अपने। तो ये अपने जो है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर कर्ता स्वयं अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आप मूल सर्वनाम आता है, स्वयं, खुद, स्वतः, ये इसके यौगिक रूप है।
तो सर्वनाम के ये 6 भेद आपके पूरे हो गए हैं। अब जो ये आप शब्द है ये 3 जगह प्रयोग होता है, तो यहाँ गलती होने की संभावना होती है कि ये आप कौन से के लिए आया है, ये आप आया है तो ये कौन से सर्वनाम में जाएगा, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप जो शब्द है इसका प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है, 3 जगह इसका प्रयोग होता है। वो 3 जगह कौन कौन सी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि आप शब्द तू या तुम, तू मूल है, इसका बहुवचन तुम हो गया, तू का, के आदर के रूप में प्रयुक्त होता है, और अगर इसका अंग्रेजी में रूपांतरण करें तो यू शब्द आता है, तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। बात अच्छी तरह समझ लेना। आप शब्द जो है वह तू या तुम की जगह, और अगर इसका अंग्रेजी रूपांतरण करें तो उसकी जगह यू शब्द काम में लिया जाता है, तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। उदाहरण देखिए, आप यहाँ बैठिए, आप आदर्शसूचक शब्द है, बड़ों के लिए आप शब्द काम में लिया जाता है, तो यहाँ आप जो है वो मध्यम पुरुष है। आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप जो है इसकी जगह अंग्रेजी रूपांतरण का यू शब्द आता है, अंग्रेजी में रूपांतरण करें इसका तो यू आता है, तो आप जो है ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा देखिए, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के अर्थ में किया जाता है, बात ध्यान से समझना, आप शब्द का प्रयोग अगर किसी व्यक्ति विशेष का प्रयोग करवाने के अर्थ में किया जाता है तो वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। उदाहरण देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, आप बापू के नाम से भी प्रसिद्ध थे। आप जो है ये महात्मा गांधी का परिचय करवाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आप है ये महात्मा गांधी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के लिए काम में लिया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तीसरा देखिए, यदि आप अपनेपन की स्थिति को प्रकट करता है और अगर इसका अंग्रेजी रूपांतरण करें तो हिम सेल्फ, माई सेल्फ ऐसे शब्द आते हैं, तो वो क्या माना जाता है, निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। उदाहरण देखिए, वह अपने आप चला जाएगा, हिम सेल्फ, माई सेल्फ ऐसे शब्दों का प्रयोग, इसका रूपांतरण करने पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। ये अपनेपन की स्थिति दर्शा रहा है, वह अपने आप चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये आप जो है इस शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में या 3 जगह किया जाता है। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, यहाँ से गलती हो सकती है। तो साथियों, आज सर्वनाम की ये जो क्लास है समाप्त होती है। इस क्लास के साथ ही जो सर्वनाम बिंदु है, टॉपिक है, वो समाप्त होता है। हमने 2 क्लासों में सर्वनाम कंप्लीट कर लिया है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न कंपटीशन के निकल के आए हैं। उन प्रश्नों को आप ध्यान रखना, वहाँ से आपकी गलती होती है, वो गलतियाँ मैंने आपको बता दी कि आपकी यहाँ से गलती होती है। तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ज़रूर बताना कि अब आज की जो क्लास है या अपना जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स जो है वही इस क्लास को और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं। तो अब नए बिंदु के साथ नई क्लास के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।